उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में पिपराइच और कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्रों की करीबन 162 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसी क्रम में सीएम योगी ने आज तारकुलानी रेगुलेटर का उद्घाटन और लोकार्पण भी किया। सीएम योगी के इस सौगात के जरिए 47 गांवों के 32,000 लोगों को राहत मिलने वाली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पिछले 15 से 16 महीनों से कोरोना महामारी से त्रस्त है। अपना देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूती से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। सीएम ने कहा, ये नया उत्तर प्रदेश जीवन के साथ जीविका बचाने का संकल्प लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोरखपुर दौरे के दौरान की तस्वीरें हैं, किस तरीके से जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, लोगों की गुहार सुनते नजर आए। दूसरी तस्वीर आप कॉलेज की देख पा रहे हैं, जहां पर इनॉग्रेशन और शिलान्यास के लिए पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। और तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, उद्घाटन की ये तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे। बताया जा रहा है कि गोरखपुर से शाम तक सीएम योगी वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन सीएम के आने से पहले निगम की ओर से अपनी लापरवाही छिपाने का काम जारी है। दरअसल तेज बारिश के कारण सड़कें धंस गई थी, जिनमें मिट्टी और डामर डाला जा रहा है और इसको जल्दी ही भरा जा रहा है। देर रात सीएम योगी के दौरे की खबर सुन करके निगम अधिकारी आनन फानन में पुल पर पहुंचकर गड्ढे छिपाने का काम करने में जुट गए। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इसी हफ्ते केंद्र की सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कहा जा रहा है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में यूपी का खास ख्याल रखा जाएगा। कई चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों की जानकारी जो मिल रही है उस हिसाब से मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी के 3 से 4 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी के सहयोगी अपने दल से अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में 53 मंत्री हैं, यानी कि 28 मंत्रियों के लिए जगह अभी भी खाली है। ऐसा माना जा रहा है कि 17 से 22 मंत्रियों को जगह मिल सकती है, शपथ दिलाई जा सकती है। तो आज उत्तर प्रदेश में ऐसी सुबह हुई जिसकी चर्चा आने वाले कई दिनों तक होती रहेगी। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में ड्रीम प्रोजेक्ट में हुए घोटाले में समाजवादी पार्टी की नींव फक्ता हो गई। सीबीआई ने लखनऊ रिवर फ्रंट में आज 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। ये छापेमारी सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान सहित कई राज्यों में हुई। क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। देखिए, अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर रिवर फ्रंट घोटाले का भूत सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल के बाद अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की नजर उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश के लिए आज की सुबह बेहद गर्माहट भरी रही। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट में हुए घोटाले को लेकर सीबीआई की एंटी करप्शन विंग एक्शन मोड में आ गई है। सीबीआई ने आज सुबह से ही सूबे के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। सीबीआई ने यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल, राजस्थान में भी छापेमारी की है। इस पूरे मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को ही 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कई करीबी नेताओं पर आंच आ रही है। दरअसल लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में 1513 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। इनमें से 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी 60% काम ही हुआ। लगभग 95% बजट जारी होने के बावजूद 40% काम अधूरा रह गया है। लेकिन 2017 में सूबे की सरकार तब्दील हो गई और आ गया योगी राज। सरकार बनते ही इसकी न्यायिक जांच शुरू हो गई।
इस पूरे मामले में 19 जून 2017 को गौतमपल्ली थाने में 8 लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया। दिसंबर 2017 में मामले की जांच सीबीआई के पास पहुंची। सीबीआई जांच का आधार बनाते हुए मामले में ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। इस घोटाले में आरोप लगे हैं कि डिफॉल्टर कंपनी को ठेका देने के लिए टेंडर की शर्तों में तब्दीलियां की गई थी। पूरे प्रोजेक्ट में करीबन 800 टेंडर निकाले गए थे, जिसका अधिकार चीफ इंजीनियर को दे दिया गया था। विदेशों से महंगा सामान खरीदा गया। इसके अलावा नेताओं और अधिकारियों के विदेश दौरे में फिजूल खर्ची करने जैसे तमाम वित्तीय लेन देन में घोटाले का आरोप है। इन आरोपों की जांच के लिए सीबीआई सहित देश के कई राज्यों में छापेमारी भी चल रही है और तलाश भी। बुलंदशहर में कॉन्ट्रैक्टर राकेश भाटी के आवास पर सीबीआई ने रेड डाली। तत्कालीन एसई रूप सिंह यादव के ग्रेटर नोएडा के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है। आगरा में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नितिन गुप्ता के आवास पर सीबीआई का छापा पड़ा है। सीबीआई ने 42 जगहों को चिन्हित करते हुए छापेमार कार्रवाई की। अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट पर इस छापेमारी से उनकी नींद फाख्ता हो गई होगी। हालांकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले सीबीआई ने एक साथ कई घोटालों के मामले में कार्रवाई तेज कर दी थी, जिसको लेकर ममता ने सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। ऐसे में एक बार फिर यूपी विधानसभा चुनाव से ऐन पहले घोटालों में सीबीआई की इस ताबड़तोड़ छापेमारी को लेकर सियासत भी चरम पर है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? छापेमारी जो है वो पूरे सूबे में इस समय जारी है, और ऐसे में क्या इसको चुनावी दृष्टि से देखा जाए, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है? देखिए पूजा, रिवर फ्रंट घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई आज हुई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से छापेमारी सुबह हुई, हालांकि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 13 जिलों में एक साथ छापेमारी हुई थी। साथ ही साथ जिस तरीके से जो चीफ इंजीनियर हैं, चाहे रूप सिंह यादव की बात करें, सुशील यादव की बात करें, या तमाम और जो चीफ इंजीनियर हैं, उनके घर पर छापेमारी के साथ साथ लगातार सीबीआई ने छापा मारा, और बताया जा रहा है कि कई पुख्ता सबूत मिले हैं। आने वाले समय में सीबीआई के सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही पूजा, इसमें कई सफेद पोस्ट हैं, उनके नाम उजागर होंगे लगातार। जिस तरीके से हालांकि जो विपक्ष है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि विपक्ष इसको चुनावी रंजिश को लेकर के, चुनावी जो एजेंडा है, क्योंकि 7 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में, उसको जोड़कर देख रहा है। लेकिन ये वाकई सबसे बड़ा घोटाला है। ऐसे में सीबीआई को अगर जिस तरीके से 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये सब मामला उजागर हुआ था। हालांकि अनूप, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी उनकी बहुत पहले से चल रही थी। सीबीआई की तरफ से तैयारी लगातार चल रही थी। ईडी में ने भी मामला पूरा दर्ज कर लिया है। क्या सपा की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया है? क्योंकि अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। देखिए, अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी में सुबह से ही आए थे। कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। इस पर जो बाहर उनके जो करीबी नेता है वो निकल कर आए, उनसे भी इस मामले पर बात हुई। उनका यह मानना था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार रंजिश की वजह से, चुनाव की वजह से, चुनाव प्रभावित करने की वजह से, क्योंकि 2022 में उनका यह मानना है सरकार बदलेगी, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और लगातार जिस तरीके से बीजेपी कार्रवाई की मूड में है, अब आने वाले समय में पूजा ये जनता तय करेगी कि इस जो सीबीआई छापे को लेकर 2022 में चुनाव में क्या कुछ फर्क पड़ेगा या फिर क्या तब्दीली होगी। फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा पूजा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए अनूप। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लखनऊ सपा कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से किन्नर समाज की महंत महामंडलेश्वर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने मुलाकात करी है और किन्नर समाज की राजनीति में जगह देने की मांग भी की है। साथ ही सपा कार्यालय में साइकिल वितरण का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए। साथ ही सुनील चंदा स्वामी भी अखिलेश यादव से मुलाकात करते नजर आए। किन्नर समाज की महंत
महामंडलेश्वर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बताया कि किन्नर समाज को राजनीति में जगह और सरकार आने पर किन्नर समाज का उत्थान करने की अपील की गई है। जन्मदिन था तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में ऐसे मुलाकात करने आए और ये भी कहने आए कि समाजवादी पार्टी किन्नरों को और दूसरे समाज जो उपेक्षित समाज है उसको मुख्य धारा में अपने मैनिफेस्टो में उनमें जगह दिया जाए। मेरी अपनी पर्सनल बातें होती है तो वो मैं मीडिया के सामने घोषित नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये घोषित कर सकता हूँ तो 2022 के जो यूपी में इलेक्शन होंगे आपके अगले सीएम अखिलेश यादव हैं। देखिए ये आप भी जानते हैं कि आज की जो पार्टी सत्ता में बैठी है उसकी क्या कूटनीति है। उनको वो लोग कूटनीति छोड़ दिया, फिर राजनीति के चुनाव कर ले, फिर दिखा देंगे हम कितने आगे हैं वो पानी में। तो कुछ पर्सनल बातें हुई हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों की मुलाकात इस समय चल रही है, सत्ता का गठजोड़ बैठ रहा है। दूसरी तरफ विधान परिषद में माफ कीजिएगा, सपा के 4 मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। भाजपा कोर कमेटी की मंगलवार को होने वाली बैठक में नए सदस्यों के नामों पर मंथन होगा। परिषद में मनोनीत सदस्य श्रीराम सिंह यादव, लीलावती कुशवाहा, राम वृक्ष यादव और जितेंद्र यादव का कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संस्तुति में राज्यपाल 5 नए सदस्य मनोनीत करेंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 4 नए सदस्यों के मनोनयन के लिए मंगलवार को होने वाली बैठक में मंथन किया जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी अब नए सिरे से संगठन को सक्रिय करने की कवायद कर रही है, जिसके तहत कई जिलों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां भी देखने को मिल रही हैं। इसके लिए 7 जुलाई को सपा कार्यालय में बैठक करते हुए मंथन किया जाएगा। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव 15 जुलाई तक कराने की तैयारी है। पंचायती राज विभाग ने चुनाव की तारीख पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया, ब्लॉक प्रमुख चुनाव 15 जुलाई तक कराने की योजना है। चुनाव की तारीख पर निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा करके लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के 826 क्षेत्र पंचायतों का बढ़ा हुआ कार्यकाल 17 सितंबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष में शानदार सफलता के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव भी जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होने के बाद 10 जुलाई को एक साथ शपथ और पहली बैठक हो सकती है। प्रदेश में जिला पंचायतों का बढ़ा हुआ कार्यकाल 13 जुलाई को पूरा हो रहा है। इसके पहले जिला पंचायतों का गठन और पहली बैठक बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बयान भी दिया। मोहन भागवत ने कहा, लिंचिंग में शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं और मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि वो अलग नहीं बल्कि एक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से दिए गए बयान पर राजनीति शुरू हो चुकी है। बयानबाजी लगातार जारी हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस पूरे मसले पर टिप्पणी की। मायावती ने कहा, मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। सुनिए। बड़ा भ्रामक है, ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरप हुआ डीएनए समान है। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है, वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की
तो अब रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड का। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने आज पहला सार्वजनिक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। जनहित से जुड़े कामकाज की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को राशन पहुंचाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सरकारी आवास पर ये वाहन रवाना किए गए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि सेवा ही संगठन है, ये बीजेपी का मूल मंत्र है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही मुख्य सचिव को भी तब्दील करने की तैयारी हो रही है। 1988 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। संधू इस समय केंद्र में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के चेयरमैन के पद पर थे। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी के साथ ही शासन में केंद्र को एसएस संधू को रिलीव करने के लिए एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें ये उन्हें रिलीव करने के कारण राज्य में संभावित मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्ति को बताया गया है। आपको बता दें, संधू उत्तराखंड कैडर के ही आईएएस अफसर हैं और 2019 में उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण का जिम्मा लिया था। केंद्र सरकार संधू को आरजी चेयरमैन के पद से पदमुक्त कर चुकी है, जिसके बाद वो उत्तराखंड के मुख्य सचिव का पदभार कभी भी ग्रहण कर सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में योगेश राणा जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं आप। योगेश, जिस तरह की तमाम तस्वीरें देखने को मिली हैं, ऐसे में सियासी फेरबदल उलटफेर के बाद अब बारी है प्रशासनिक फेरबदल की, और ऐसे में एसएस संधू का चुनाव कितना बेहतर मौजूदा स्थितियों को देखते हुए? देखिए, एसएस संधू का जो बदलाव हुआ है, यहाँ पे केंद्र ने उनको रिलीव कर दिया है और यहाँ पर उनकी नियुक्ति के आदेश भी जारी हो चुके हैं। और जो अभी मुख्य सचिव यहाँ ओम प्रकाश सिंह रहे हैं, ओम प्रकाश सिंह को रिलीव कर दिया गया है और उनको रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है जी। एसएस संधू की नियुक्ति बहुत बड़ा संदेश है। ये एक बहुत मैसेज रहा है बीजेपी की सरकार में कि उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की सरकार को नौकरशाही चलाती है और नौकरशाही पर लगाम लगाना जरूरी है। नौकरशाही को नियंत्रण में लाने के लिए ये एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। और एसएस संधू की जैसी छवि रही है, वो यहाँ बड़े पदों पर रहे हैं, उत्तराखंड में कई जिलों के डीएम रहे हैं, उनकी एक साफ सुथरी छवि है और ये माना जाता है कि वो बहुत शालीन और मिलनसार व्यक्ति है। एनएचआई को लेकर जिस तरह के उन्होंने काम किए, उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ के बड़ा बदलाव किया जाएगा। और इसमें ये जानना, योगेश जी, जिस तरीके की मौजूदा कार्यशैली है, प्रशासनिक कार्यशैली, उसमें टूट फूट को कितना दुरुस्त कर पाएंगे एसएस संधू? क्या लगता है उनकी कार्यशैली को देखते हुए और मौजूदा प्रशासनिक कार्यशैली की अगर हम तुलना करें तो? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो कार्यशैली में बदलाव की बात है, अभी ओम प्रकाश सिंह मुख्य सचिव जो रहे हैं, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के खास माने गए हैं। और जिस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत कृषि मंत्री हुआ करते थे, उस समय उनके वो सचिव थे। और इस बदलाव को केवल नौकरशाही के शीर्ष पर बदलाव के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, राजनीति के तौर पर भी बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत और फिर उसके बाद में जो 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं, ये मान के चला गया है, मान के नहीं चला गया, यह प्रदेश में बड़ा मैसेज रहा है कि नौकरशाही हावी रही है। बिल्कुल। और ये बदलाव, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने जाना और समझा कि किस तरह मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए एसएस संधू की जो नियुक्ति है माफ कीजिएगा, वो बेहद खास है, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं इस समय। जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वैसे ही मुख्य सचिव के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर खबरों का सफर लगातार जारी, बने रही जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।